हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर सिलेक्टर्स, आज की इस क्लास में हम आपको फिजिक्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। और सबसे खास बात जानते क्या हैं, यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं सब अलग अलग टाइप के हैं, किसी एक ही चैप्टर के क्वेश्चन नहीं। ये खास बात है, जब हम अपने सिलेबस की सभी चैप्टर्स के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये आइडिया लगता है कि हमारा कितना ज़्यादा तैयार है। तो आइए बच्चों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दो। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 30 के 30 क्वेश्चन एकदम धमाकेदार, मस्त, एकदम गर्दा वाला लेकर के आया हूं। सभी के सभी क्वेश्चन को जरूर से जरूर सीख जाइएगा, एकदम उत्साहित हो जाइए। डियर स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन का फटाफट से आंसर बताने के लिए एकदम तैयार रखिएगा। मुझसे पहले आपको आंसर बताना है, मुझसे पहले आपको आंसर बताना है, तब पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चले। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा है, जब आंधी या वर्षा आने वाली होती है तो वायु दाब मापी में पारे का तल बढ़ जाता है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहले बढ़ता है और फिर गिरता है, शीघ्र गिर जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। आंधी या तूफान जब आने वाला होगा या बारिश आने वाली होगी तो टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा? सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर अर्थात तापमान उस सिचुएशन बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तापमान मेरे प्यारे बच्चों अगर कम हो जाएगा तो पारा क्या होगा, नीचे गिरेगा ना, ऊपर तो नहीं चढ़ेगा पारा। तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, शीघ्र नीचे गिर जाएगा। अर्थात डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड होने वाला है। फटाफट से समझते चलिएगा। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना आईआरटी में, पॉलिटेक्निक में, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, मतलब हर एक एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। लेकिन अभी सभी स्टूडेंट्स की ये जुबान पे है। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व कहां पर होता है? जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल जो होता है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है? आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक डेंसिटी कितनी होती है, सबसे अधिक घनत्व किस पे होता है? तो सबको पता होगा बच्चों की सबसे अधिक घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है प्यारे बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आऊं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है? देखो, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, उसका आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। आवर्तकाल दुगुना कब हो जाएगा बच्चों? जब उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए, लोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, लंबाई था लोलक का द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं। फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई? बच्चों सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। अंडर रूट का रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। जो आवर्तकाल टी होगा वो आप अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आप सिंपल से समझ लीजिएगा एल के बच्चों। स्क्वायर करोगे, अगर इसको 4 गुना करोगे तो ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है? इसको 9 गुना करोगे तो ये 3 गुना हो जाएगा। समझ गए बात को आप लोग? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। लंबाई कितनी गुनी कर दी जाए? 4 गुनी कर जाए, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। और आपको हम बताएं बच्चों, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे हम आपको सॉल्व करा रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक हैं। और आप विश्वास मानिएगा, आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसेंगे। काफी मेहनत करके इस तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो आप लोग इसको खूब ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से, क्वेश्चन कर रहा है, बल एवं द्रव्यमान के संगत घूर्णन गति में राशियां क्रमशः। ध्यान सुने, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या बोल रहा है बच्चों? कह रहा है कि बल एवं द्रव्यमान के संगत घूर्णन गति में राशियां होती हैं। कौन कौन सी राशियां होती हैं? भार, कोणीय वेग, बल आघूर्ण और जड़त्व, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। नहीं बच्चों, सबसे इसमें जो होगा वो होगा बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, माने ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है? 5 है, ठीक है? देखो, कह रहा है, दो विजातीय आवेशों की उनकी बीच निश्चित दूरी होने पर स्थितिज ऊर्जा होगी।
दो विजातीय आवेश हैं, माने दोनों अलग अलग है, माने एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो और एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वहाँ पर होगा, ऐसा ये यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, कह रहा है दो विजातीय आवेशों के बीच उनके बीच निश्चित दूरी होने पर स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, शून्य होगी या बराबर होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक होगा। क्या होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, इजी भी होगा, अभी न्यूमेरिकल भी मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, समझते चलिएगा खूब ध्यान से। अगर आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को नहीं देखा तो क्या देखा फिर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एक अश्व शक्ति अर्थात 1 हॉर्स पावर की बात कर रहा है। एक अश्व शक्ति माने क्या होता है बच्चों, 1 हॉर्स पावर, 1 HP जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है, सबको पता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक अश्व शक्ति जो है वो बच्चों 746 वाट के क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट से समझते चलिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है घड़ी की कुंडलित कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है। घड़ी की जो घड़ी की जो कुंडलित कमानी होती है, कुंडली उसमें बनी होती है, अगर आप घड़ी कभी खोले होंगे जिससे घड़ी में चाबी दी जाती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसकी ऊर्जा कलेक्टेड रहती है और बाद में वो जब घूमती है गतिज ऊर्जा जाकर के उसकी बदलती है, सुई घूमती है उससे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा बच्चों इसमें कौन सा करेक्ट होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अर्थात इसमें कौन सी ऊर्जा होती है डियर स्टूडेंट्स, स्थितिज ऊर्जा इसके पास यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जबरदस्त क्वेश्चन, सुनते रहिएगा ध्यान से। ठीक है, कह रहा है बच्चों स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की अगर कोई वस्तु फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल ना, फ्री फॉल का मतलब होता है बच्चों स्वतंत्रता पूर्वक गिरना। अगर कोई वस्तु फ्री फॉल कर रही है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है बच्चों, तो कह रहे हैं कि गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाएं बढ़ती हैं, माने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्रीज करती है। संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है, जो मैकेनिकल एनर्जी है टोटल वो बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। फिर कह रहा है गतिज ऊर्जा बढ़ती तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। सर क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, जब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करेगी बच्चों तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। साथ ही साथ बच्चों उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, वो हमेशा जब कोई भी गिरती हुई वस्तु होती है तो उसका वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी भी गिरती हुई वस्तु की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो कांस्टेंट होती है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझते चलना, एक भी क्वेश्चन मिस किए तो कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कुछ खास पता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और एक बात, सबसे खास बात यह है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री को एक ही वीडियो में कवर किया है मैराथन क्लास में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जरूर देख लीजिएगा। बहुत जबरदस्त की क्लास है, एक ही क्लास में पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैंने खत्म कर दी है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बच्चों। कह रहा है यहाँ पे एसआई पद्धति में ताप का मात्रक, टेम्परेचर की एसआई यूनिट पूछ रहा है। जो टेम्परेचर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ताप कहते हैं। ताप अर्थात टेम्परेचर जो है उसकी बच्चों एसआई मात्रक, एसआई यूनिट पूछ रहा है ना। तो एसआई मात्रक ताप का क्या होता है भाई, एसआई मात्रक ताप का जो होता है बच्चों वो केल्विन होता है। याद रखिएगा कि केल्विन जो होता है वो ताप का एसआई मात्रक होता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी बच्चों। कह रहा है निम्न में सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर आपके सामने लिखा है पहला ऑप्शन बच्चों वेग। वेग का मतलब क्या होता है सर, वेग का मतलब वेलोसिटी होता है। चाल का मतलब बच्चों क्या होता है, स्पीड होता है। आयतन का मतलब क्या होता है सर, वॉल्यूम होता है। विद्युत धारा माने
इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखो ये और ये सब की सब अदिश राशियां हैं। ये वेग जो है एक ऐसी राशि जो सदिश राशि है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो वेग है बच्चों कौन सा है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फटाफट से बताइएगा जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है बता दो भैया। तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होता है सर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। माने ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। त्वरण देखो बहुत अलग अलग तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लेना, वो गणित का समीकरण नहीं यूज करेंगे। त्वरण आपको कितना दिया है सर, 9.8। ध्यान दो, त्वरण आपको बच्चों यहाँ पे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो दिया गया त्वरण। तो त्वरण का मतलब क्या होता है बच्चों, त्वरण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु एक सेकेंड में उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। मतलब ये जो वस्तु गिर रही है इसका एक सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसका वेग एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ये इसके क्वेश्चन का मतलब है। तो कह रहे हैं 3 सेकेंड के बाद इसका वेग कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जब ये वस्तु वहां से गिरेगी उस समय इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा बताओ, 0 होगा ना बच्चों। इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। 3 सेकेंड बाद हमें पता करना है, तो इसी 9.8 को हम 3 से गुणा कर दें तो 9 त्रिका 27, लगभग आपका यही वाला ऑप्शन आना चाहिए 29.4। हाँ लगभग में ही आ जाएगा बच्चों। मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने लगा दिया। अगर आप इसी को इक्वेशन की हेल्प से लगाना चाहते तो कैसे लगाते, थोड़ा समझिएगा बच्चों। अगर आप इसी को इक्वेशन की हेल्प से लगाते तो काफी ज्यादा टाइम खर्च करते आप लोग। देखो कैसे, ध्यान दीजिए कैसे खर्च करते हैं आप लोग। मैं टाइम कैसे ज़्यादा लगता है उसे जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा स्पेस ले लूँ उसके बाद दिखाता हूँ। अगर आप गति के समीकरण का प्रयोग करते तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते। ठीक है, देखो जब आप गति के समीकरण का बच्चों यहाँ पर प्रयोग करते तो आप इस सवाल को कैसे लगाते। आप कहते सर u = 0 है। ध्यान दो, कहते सर u = 0 है तो हमें v निकालना है, v = u + at लगा लें। अब u माने 0 होता, a माने 9.8 होता, t माने 3 होता, तब भी वही गुणा करते। वही हमने आपको डायरेक्ट गुणा करके दिखा दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको ट्रिकी फॉर्म में जल्दी से जल्दी लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है एक रेलगाड़ी जो 72, ध्यान दो, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर जो 72 लिखा हुआ है, 70 2 72, 72 किलोमीटर यहाँ पर दी है बच्चों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलते हो भैया, यहाँ होगा 72 × 5/18 से गुणा किया जाता है। 18 चौक 72 होगा बच्चों, तो 5 चौके 20 आ जाएगा, माने 20 मीटर प्रति सेकंड। देखो ध्यान से, हमें इस रेलगाड़ी की चाल यहाँ पर प्राप्त हो गई है 20 मीटर पर सेकंड। अब सुनो बच्चों, जब कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो वह रेलगाड़ी जो होती है अपनी लंबाई धन पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा दूरी बटे चाल बराबर समय। तो दूरी बच्चों यहाँ पर कितनी दी गई है, देखो दूरी हमें सबसे पहली चीज, तो जब वो रेलगाड़ी चलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, 100 पुल के बराबर धन अपनी लंबाई। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है x है, बटे चाल कितनी आई 20, और समय कितना लगा प्यारे बच्चों 17। अब इसी को हल करके x का मान निकाल, देखो 17 दूना 34, माने 100x, ध्यान देना 100 धन x क्या होगा बच्चों 100 और धन x बराबर 17 दूना 34, माने 340 आएगा। इधर पक्षांतर कर लो तो x बराबर 240 आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब कोई भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो हर रेलगाड़ी अपनी लंबाई और धन पुल की लंबाई के बराबर दूरी बच्चों क्या करती है, तय करती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग।
जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, यह प्रतिबिंब बना है। बताओ भैया किसके द्वारा बना है? प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, यह प्रतिबिंब बना है। किसके द्वारा बना है भैया? उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उपयुक्त सभी। किससे बना हुआ है ये इमेज जो है वो? किससे बना हुआ है? जो इसकी लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई के बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसके द्वारा बना हुआ है? उत्तल लेंस के द्वारा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? चलिए खटाखट से ऐसे ही सभी क्वेश्चन को समझते चलिए। अभी आप क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंचे हैं। अभी आपको बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सभी के सभी क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझिएगा। देखिए बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी हम आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, और वीडियो के लास्ट में जरूर से जरूर बताइए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। ठीक है, चलो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग, जो उसमें तंतु लगा होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, उसका रंग कैसा हो जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब उसका ताप जो है अधिकतम हो जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा बच्चों, ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों आपने देखा होगा बल्ब में तंतु लगा होता है, जब ये फ्यूज हो जाता है तो वो सफ़ेद रंग का हो जाता है ना, क्योंकि उसका ताप ज़्यादा होता है तो कहते हैं कि फ्यूज हो गया अर्थात वो जल जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा उसको टेम्परेचर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। जबरदस्त क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं? उत्साह कम नहीं होना चाहिए, सभी के सभी क्वेश्चन को खूब उत्साह से सीखना है। और इसको देखो, एक बात बहुत ही खास चीज आपको हम बताएं कि आप लोग हो सकता है ऐसे दिन भर में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई और करा रहा है, आप बुक से पढ़ रहे हो। तो लेकिन देखो आप केवल पढ़ो ही मत, जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है इन सभी के सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, समझ लो, नोट्स में नोट कर लो और उसको रिवाइज जरूर से जरूर करो। जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो सारी की सारी चीज़ें बच्चों भूल जाएंगी। सो हम आपसे ये कहेंगे कि जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं उसका रिवीजन मस्ट जरूर है। एक बार दिन में रिवीजन करिए, उसके बाद 7वें दिन तो मैं आपको खुद रिवीजन करके दिखाऊंगा कैसे आपको रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में कम होगा। ध्यान समझो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो लोहे का टुकड़ा है, लोहे के टुकड़ों का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में, जब उसको पानी में डाला जाएगा तो मिट्टी के तेल में उसका भार ज़्यादा लगेगा, पानी में ज़्यादा लगेगा, ये पूछा जा रहा है बच्चों। तो आप कह सकते हो कि अनिश्चित रहेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी का डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए बताया नहीं जा सकता। कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, तो अनिश्चित होता है, सही होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो होगा बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। दो समांतर दर्पणों के बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे। अगर दो समांतर दर्पण, दो पैरेलल मिरर रखे हुए हों, उनके बीच में एक वस्तु रखी जाए तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी, सभी लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, अर्थात दो समांतर दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके अनंत प्रतिबिंब बच्चों वहां पर जाकर के बनते हैं। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है प्राथमिक सेल जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है। ध्यान सुनो, प्राथमिक सेल जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है वह है, ध्यान सुनो, जो प्राथमिक सेल होती है जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो कौन सी सेल होती है डियर स्टूडेंट्स? वो सेल जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है शुष्क सेल। कौन सी सेल? शुष्क सेल हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ड्राई सेल जिसको कहा जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। कह रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? 0 से अधिक होगा, 0 होगा, 10 ओम होगा और 5 ओम होगा। बच्चों जो आदर्श एमीटर होगा उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होगा, वो कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अर्थात आदर्श जो एमीटर होगा, एमीटर क्या होता है बच्चों? जिससे हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? एमीटर कहा जाता है। एमीटर जो है
उसका जो प्रतिरोध होगा, अगर वो अच्छा एमीटर है, आदर्श एमीटर है, तो उसका प्रतिरोध शून्य होगा, जिससे उसके ऊपर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, उसको जोड़ने से। चलो भाई, कह रहा है एक बल्ब पर 60 वाट तथा 100 वोल्ट लिखा है। ध्यान सुनो बच्चों, एक बल्ब पर 60 वाट तथा 100 वोल्ट लिखा है, तो जलते समय उसमें प्रवाहित धारा, अब देखो बच्चों क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। इसकी पावर दी गई है 60 वाट, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो कितना है, 100 वोल्ट है ना। आपको निकालना क्या है, आई, तो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। तो I इक्वल टू पी अपान बच्चों कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। P का मान यहाँ पे 60 है और बटे में बच्चों कितना है, 100 है। एक जीरो कटा यहाँ से, 0.6 आपका आ जाएगा, माने 0.6 एम्पियर। अर्थात ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर करेक्ट होगा। P इक्वल टू वी आई फार्मूला है। P माने पावर, B माने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कह सकते हो, I माने इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है, 21 होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो आप बताओ कैसा लग रहा है भाई। क्वेश्चन तो हम लोग जबरदस्त सॉल्व कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कह रहा है धागे से लटके बाल के धन आवेशित होने पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। बताओ भैया, धागे से लटके बाल के धन आवेशित होने पर उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। बताओ भाई फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करेक्ट होगा। 21 में क्या करेक्ट होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा है एक समान वृत्तीय गति में, जब कोई भी चीज एक समान वृत्तीय गति करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, तो क्या होता है, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, मीन्स दोनों कांस्टेंट रहते हैं। चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, माने दोनों बदलते रहते हैं, वेरी करते हैं। चाल चर और वेग अचर होता है, चाल माने वेरी करेगी और वेग जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अगला कह रहा है चाल अचर और वेग चर रहते हैं। बताइए भाई, जब कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो वहाँ पर क्या चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। तो लिखा है बच्चों, चाल अचर होती है और वेग चर होता है, क्योंकि वहाँ पर लगातार डायरेक्शन बदलता रहता है, तो इसीलिए वहाँ पर वेग जो होगा वो चर हो जाएगा और चाल जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। डायरेक्शन तो बदलेगा लेकिन उसकी जो चाल होगी वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि टेलीफोन में काम आने वाला चुंबक बना होता है। टेलीफोन में जो मैग्नेट काम करता है वो किस चीज़ का बना होता है, फौलादी लोहे का, स्टेनलेस स्टील का, कोबाल्ट का, नर्म लोहे का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बच्चों करेक्ट होगा, नर्म लोहे का बना होता है। टेलीफोन में काम आने वाला जो चुंबक होता है वो नर्म लोहे का, किसका भाई, नर्म लोहे का बना होता है। याद रखिएगा, वो नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान है। प्रकाश तरंग जो है उनकी प्रकृति किसके समान है पूछा जा रहा है, गामा किरणों के, अल्फा किरणों के, कैथोड किरणों के या बीटा बी किरणों के बच्चों यहाँ पर बोला है। तो इसका जो है वो गामा किरणों के समान होता है, गामा किरणों के बच्चों समान होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा फटाफट से। सभी के सभी क्वेश्चन को एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको समझना है और सभी के सभी क्वेश्चन को एक बार नोट्स में मेरे प्यारे बच्चों नोट करना है और नोट करने के बाद उसको रिवाइज जरूर से जरूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के द्वितीय नियम को कहते हैं। जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ होता है उसको और क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन का नियम, दूसरा है स्नेल का नियम, तीसरा है रेनो का नियम, चौथा है एवोगैड्रो का नियम। तो सबको पता है कि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको स्नेल के नियम के नाम से बच्चों जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, क्या होता है दूसरा नियम। ठीक है, साइन आई अपान साइन आर ना इज इक्वल टू एन होता है, जहाँ पे एन को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है और इसको
स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यदि दो लेंस जिनकी क्षमता 12 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं, उनकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, उनकी फोकस दूरी क्या होगी पूछा जा रहा है बच्चों। आपको खुद से बताना है भाई, हम नहीं बताएंगे। इसी में थोड़ा सा बीच में एक मिस्टेक हो गई है, बीच में एक दूसरे क्वेश्चन को टाइप हो गया है बच्चों। इसको आप लोग जो है यहाँ से गया गुजरा समझिएगा, यहाँ तक ना समझिएगा। केवल आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ तक समझिएगा और आप इसका आंसर मुझे फटाफट से बता दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसलिए जो है यहाँ ऑप्शन दूसरे का आ गया बच्चों, इसलिए हम आपको नहीं कह रहे हैं। आप लोग इसका ऑप्शन बिना देखे हो, ये ऑप्शन नहीं है, इसका दूसरे क्वेश्चन का आ गया है। आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना और मुझे बताना है फोकस दूरी कितनी आएगी। 26 आप खुद से करेंगे। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। लिखा है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा। कोई पृथ्वी पर पलायन वेग होता क्या है बच्चों? पलायन वेग का मतलब होता है किसी पिंड को उस वेग से फेंकना जिस वेग से वो अंतरिक्ष में चला जाए, दोबारा लौट करके ना आए, वही उसका क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। समझ में आ रही बातें? तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन किसकी दूरी किससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पलायन वेग जो चंद्रमा पर है वो पृथ्वी से कम होगा या बच्चों क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखो अधिक होगा, क्योंकि उसकी दूरी ज़्यादा है ना, तो दूरी ज़्यादा है तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों को क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। लिखा है बच्चों यम द्रव्यमान के पिंड का संवेग, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन है हमारा बच्चों यम द्रव्यमान के पिंड का संवेग p है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगी बच्चों? तो इसके लिए आपको रिलेशन सिखाया था हमने, P इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, P इक्वल टू क्या होता है फार्मूला याद है बच्चों आप लोगों को कि नहीं याद है? हमने आपको फार्मूला सिखाया था, अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुआ था कि P इक्वल होता है, ध्यान दो, P इक्वल टू अंडर रूट बच्चों, P इक्वल टू अंडर रूट 2me होता है, जहाँ पे E क्या है? वही काइनेटिक एनर्जी है। तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ p स्क्वायर आएगा बच्चों, और यहाँ पर आपका आएगा 2m अपान इंटू में e आएगा। तो e की वैल्यू निकालोगे बच्चों तो e इक्वल टू पी स्क्वायर आपको अपान में 2m मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पी स्क्वायर अपान 2m की इक्वल। तो कभी कभी ये रिलेशन पूछ लेता है और कभी कभी ये पूछ लेता है, तो दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट। अभी प्रीवियस वीडियो हमने जो प्रोडक्ट आया था आपको उसमें इस तरह का क्वेश्चन था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों यहाँ पर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 29 आने वाला है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा गलती से वहाँ टाइप हो गया था, तो इधर उधर हो जाता है कभी कभी ना, तो इसलिए जो है उसको हमने कहा आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों, किसी पिंड का भार 10 न्यूटन है, पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल, अगर किसी का भार 10 न्यूटन है तो उसको पृथ्वी अपनी तरफ किस बल से, किस फोर्स से आकर्षित कर रही है? बच्चों देखो, किसी का जो न्यूटन, देखो सुनो, आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है भाई? आपको बच्चों पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू mg होता है। F इक्वल टू क्या होता है? mg होता है, और W इक्वल टू भी mg होता है। तो ये जो फोर्स है वो भी mg होता है, जो उसका वेट है, जो भार है वो भी mg ही है। तो दोनों इक्वल होता है, किसी का जितना न्यूटन भार होगा उतना ही उस पर बल लगेगा पृथ्वी की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, अर्थात 10 न्यूटन बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं बातें? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त क्लास आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और कल आपका एडमिट कार्ड भी आने वाला है। कल जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, दिन आपके अंदर का जुनून एकदम देखने लायक होगा। उस सिचुएशन में हम करेंगे आपके साथ 10 दिन का दंगल, उसमें जबरदस्त क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे। और उस 10 दिन के दंगल में भी जो बच्चे ने पार्टिसिपेट कर लिया, तय है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन आपके साथ है बच्चों, आपके आगे सामने लिखा हुआ है, बेंत से कोट को पीटने पर धूल के कण गिर जाते हैं। देखो, बेत ही नहीं, चटाई हो गई या किसी भी चीज़ पे जो धूल के कण होते हैं, उस धूल के कण को गिराने के लिए हम लोग उसको किसी भी डंडे से पीटते हैं।
जब उसको हम लोग डंडे से पीटते हैं तो उस पर जो धूल के कण होते हैं वो गिर जाते हैं। ये क्यों होता है? ये बच्चों गति का प्रथम नियम है, जिसको कहते हैं जड़त्व का नियम। वो जो पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट कंडीशन में होते हैं, माने विरामावस्था में होते हैं, और चटाई भी उसी के साथ साथ बच्चों विरामावस्था में ही रहती है। जब अचानक से आप उसको डंडे से पीटने लगते हो तो जो चटाई होती है वो तो मोशन में आ जाती है, लेकिन वो कण, जो धूल के कण होते हैं, वो मोशन में नहीं आ पाते हैं। इसलिए अचानक से झटका लगने के कारण वो लोग अलग हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा कारण लगेगा भाई? जड़त्व के कारण। अर्थात बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमने आप लोगों को इस क्लास में जो 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना सपोर्ट दिखाइए, और पूरे बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं तो इतना तो आपका बनता ही है। और आप देखेंगे कि ये 30 क्वेश्चन हमने केवल और केवल आपको 30 मिनट के अंदर कवर कराए हैं। इतने कम समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही कठिन काम भी है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कम समय में ज़्यादा आपको सॉल्व कराया जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।